साथियों नमस्कार, सभी को नमस्कार। आइए मेरे दोस्त, अब फाइनली सब कुछ रेडी है और मैं आपकी सेवा में बिल्कुल तैयार हूँ। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए और आइए आज की क्लास की शुरुआत किया जाए। हाँ, आज 1 आवर मेरे दोस्त वेट लेट क्लास स्टार्ट हुआ। ये लेट नहीं, प्री इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया था कि ये क्लास 11 बजे से आज सिर्फ आज लाइव होगी और बाकी सब दिन जो टाइम रहता है उसी टाइम पर लाइव होगी। तो चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, बात ज़्यादा नहीं, टू द पॉइंट काम करते हैं। 7 संतरे और 28 सेब, 22 आमों के पेड़ों पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों, पेड़ की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की संख्या इस प्रकार लगाई गई पेड़ों के पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त, 3 वैरायटी का पेड़ है, संतरा का पेड़ है, एप्पल का पेड़ है और मैंगो का पेड़ है। इन तीनों प्रकार के पेड़ों को समान संख्या में पंक्तियों में लगाना है और कहता है कम से कम कितने पंक्ति बनेंगे। अगर पंक्ति को कम से कम बनाना है तो हर पंक्ति में पौधे की संख्या मैक्सिमम रखना होगा, क्योंकि हर पंक्ति में जब ज्यादा से ज्यादा पौधा रहेगा तभी कम से कम पंक्ति बनेंगे। यानी बात स्पष्ट हो गया मेरे दोस्त कि ये हमारे पास 7 संतरे, 28 सेब और 22 आमों के पंक्तियों को अगर इस तरीके से सजाना है पंक्ति में कि एक प्रकार के पंक्ति में एक ही प्रकार के पौधा रहे और कम से कम पंक्ति बने। कम से कम पंक्ति तभी बनेगा जब हर पंक्ति में अधिक से अधिक पौधे रहेंगे, है ना। और जिसके अधिक से अधिक होने का सेंस आता है वही एससीएफ से आता है। तो 7 संतरे, 28 सेब और मेरे दोस्त 42 मैंगो, ये 3 प्रकार के पौधे हैं। हमें इनका एससीएफ लेना होगा। जैसे ही एससीएफ लेंगे 7 आएगा। ये 7 जो है ना मेरे दोस्त, हर पंक्ति में पौधे की संख्या है। अब ये देखिए, 7 पौधे की अगर पंक्ति बनाते हैं तो यहाँ 1 पंक्ति बनेगा, यहाँ 4 पंक्ति बनेगा और यहाँ पर 6 पंक्ति बनेगा। यानी टोटल कितने पंक्ति हो जाएंगे, तो टोटल 11 पंक्ति हो जाएंगे। यानी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 11 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 सेबों के नमूने में एक सेब, ठीक है, औसत भार की गणना की गई 104 ग्राम के रूप में की गई है। कहने का मतलब साफ है कि 10 सेबों के नमूने हैं जिनका एवरेज क्या है, 104 ग्राम। बाद में यह पता चला कि प्रत्येक सेब का वजन 20 ग्राम कम दिखाता था वो तराजू। तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत क्या होगा। मेरे दोस्त आप बताओ, पहले आपको 104 ग्राम ई आपको एवरेज दिखाता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में पता चला कि प्रत्येक सेब का वजन 20 ग्राम कम दिखा रहा है। तो 10 सेब में प्रत्येक का वजन अगर 20 ग्राम कम दिखाएगा, इसका मतलब यह है कि 200 ग्राम कम वजन का यूज हुआ है। अब 200 ग्राम अगर कम वजन का यूज हुआ है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। अगर 200 ग्राम कम वजन का यूज हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त हमारा जो नया एवरेज होगा या सही एवरेज होगा वो 104 ग्राम से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 104 ग्राम एवरेज तब आया है जब हम 200 ग्राम कम वजन ट्रीट किए हैं। अगर सही वजन लेते तो 200 ग्राम और होता। तो 200 ग्राम और होता मेरे मित्र, 200 ग्राम और होता कितने सेब का, 10 सेब का। यानी औसतन 20 ग्राम वजन और हो जाता। तो औसतन 20 ग्राम वजन अगर और होता तो मेरे दोस्त सही औसत 124 ग्राम होता। आई होप कि आपको समझ में ये बात आ रहा होगा।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते चलिए। ये कहता है मेरे दोस्त, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम रवि को अगर मान लेते हैं, सॉरी राजेश को मान लेते हैं x अंक मिला है, तो रवि को x प्लस 8 अंक मिला है, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर। तो मेरे दोस्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रवि को x प्लस 8 अंक मिला है, जबकि राजेश को कितना मिला है? केवल और केवल x मिला है। तो रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले हैं और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योगफल का 52% है। किसका? ये जो लिखा है उसके प्राप्त अंक, ये किसका प्राप्त अंक की बात कर रहा है? रवि की बात कर रहा है। कह रहा है कि रवि का जो प्राप्त अंक है, रवि का जो प्राप्त अंक है, समझते रहिएगा, रवि का जो प्राप्त अंक है उन दोनों के प्राप्त अंकों के योगफल, रवि का प्राप्त अंक दोनों के योगफल के 52% के बराबर है। अगर हम इसको ध्यान देंगे, 13 चौके 52, 25 चौको 100, 25 से इधर देखेंगे ये 25x और प्लस में 200 हो जाएगा और बराबर ये 26x प्लस 104 होगा। 26x मेरे दोस्त आके इधर घट जाएगा तो -x, और ये उधर जाएगा -96, यानी x का मान 96 हो जाएगा। तो मित्र मेरे, अगर ये हमारा 96 हो गया, ये कंफर्म 104 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 96 और 104 होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बड़ी ईमानदारी से आप लोग मेरे दोस्त बढ़ते रहिए और चलते रहिए। देखिए क्या लिख रहा है, एक जौहरी एक सोने की मेरे दोस्त पेडेंट बनाता है, वह उसे बनाने के लिए तांबे के 50 ग्राम वजन का यूज करता है। यदि 1 केजी तांबे की कीमत 420 ग्राम है तो आभूषणों में उपयोग किए गए तांबे की कीमत क्या होगी? मेरे दोस्त हम ये देख रहे हैं 1 केजी तांबे की कीमत है 420, ठीक है। हमें कह रहे हैं आभूषण में उपयोग किए गए तांबे की कीमत क्या होगा। तो हमें तो ये बात पता है कि ये सोने का जो पेडेंट बना रहा है उसमें तांबा का 50 ग्राम ही इस्तेमाल किया है, केवल 50 ग्राम, ठीक है। तो आपको तो पता है ना दोस्त, क्या जरा सोचिए, आप जो सोना का पेडेंट बना रहे हैं उसमें तांबा तो 85 ग्राम यूज किए हैं, और आप पूछ यही रहे हैं कि आभूषण में उपयोग किए गए तांबे की कीमत। तो आभूषण बनाने में आपने केवल 50 ग्राम तांबे का यूज किया है, तो इसी 50 ग्राम तांबे का जो मूल्य होगा वो आभूषण में उपयोग किए गए तांबे की कीमत के बराबर होगा। हम जानते हैं 1 केजी तांबे का कीमत 420 है। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का कीमत अगर 420 है तो मित्र मेरे 1 ग्राम की कीमत 420 और बटे 1000 होगा। हमें क्या करना है, 50 ग्राम तांबे का कीमत निकालना है। तो 420 और बटे में 1000 और इंटू मेरे दोस्त हमारा 50। अब यहां से हम देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा चला जाएगा, ये फाइनली हमारा 21 होगा, यानी 21 रुपीज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते रहिए और मेरे दोस्त आगे चलते रहिए। और मेरे भाई मैं एक और बात आपको बता देता हूं, प्लेटफॉर्म टीचर नाम का एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया गया है और उसी पर आप सभी के लिए सारे मटेरियल, सारे नोट्स डाले जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म टीचर्स, ठीक है, टीचर से संबंधित सारा नोट्स वगैरह वहीं पे डाला जाता है, तो आप लोग जरूर उस टेलीग्राम पर ज्वाइन कर जाएंगे। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है कि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर वह
चाल बढ़ाकर 4 की स्पीड से जाए तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। घर से जन्मदिन पार्टी के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, पहली बार में क्या हुआ मेरे दोस्त, पहली बार में वो 20 मिनट लेट पहुंची है और दूसरी बार में वो 30 मिनट पहले पहुंची है। अगर हम गैप देखने चले जाएंगे तो हमें समय का गैप 50 मिनट दिखेगा। अलग अलग चाल से जब एक ही दूरी तय की जाएगी और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप मालूम रहेगा तो वो दूरी होगा चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और इनटू मेरे दोस्त आपने पढ़ा होगा टाइम का गैप। ठीक है, एक स्पीड 4 है, एक स्पीड 3 है, ये 4 माइनस 3 होगा और टाइम गैप आपका 50 मिनट है। इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 दूनी 12, तो यहां से 10 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमसे कहा गया कि 1 2 3 4 और 5 इन सब का माध्य है 20। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ आप पढ़े होंगे। सभी चरमानों का योग बटे चरमानों की संख्या, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x 4x 5x, यानी कि जोड़ के हमारा 5x और माइनस ये 3 3 6 और 4 10। पांचों टर्म को 1 2 3 4 5 पांचों टर्म को जोड़ने से ये आएगा। तो मेरे मित्र योगफल में पदों की संख्या से भाग देंगे तो आपका मेरे दोस्त एवरेज आ जाएगा। 5x और माइनस 10 बराबर 100 हो जाएगा। 5x का मान 110, तो x का मान क्या होगा 22 हो जाएंगे। यहां हमसे क्या मांगा है, पहले दो प्रेक्षण का माध्य। पहला दो प्रेक्षण हमारा x और x माइनस 1 है, तो मेरे दोस्त x का मान तो हमारा 22 हो गया है और 22 माइनस 1 हमारा 21 हो जाएगा। अगर इसका हमें माध्य चाहिए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। ये 43/2 जो है 21.5 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या उम्मीद करें कि समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे दोस्त कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, P 2 से विभाज्य है और Q 3 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में क्या सत्य होगा? तो मेरे दोस्त देखो, अगर P 2 से विभाज्य है और Q हमारा 3 से विभाज्य है, तब तो मेरे दोस्त ये कन्फर्म है कि ये हमारा इवन नंबर है जो 2 का मल्टीपल है और ये हमारा क्या है मेरे दोस्त 3 से विभाज्य है, यानी कि 3m के फॉर्म का है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा इंफॉर्मेशन सही होगा? पहला इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। मित्र कह रहा है कि P प्लस यू क्यों 6 से कटेगा, तो आप ही जरा सोचिए। 2 से कटने वाली नंबर तो हम 4 भी ले सकते हैं, 3 से कटने वाली नंबर हम 6 भी ले सकते हैं, तो क्या इन दोनों का योगफल जो आएगा क्या वो 6 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा, हमेशा कटना चाहिए ना। अब ये देखिए, कह रहा है P प्लस क्यू जो है ना वो 5 से कटेगा। अरे भैया, P 2 से कटने वाली नंबर है, हम उसे 2 भी मान सकते हैं। Q 3 से कटने वाली नंबर है, हम इसे 9 भी मान सकते हैं। तो क्या मेरे दोस्त इसका योगफल 5 से कटेंगे? बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, है ना। लेकिन ये मेरे दोस्त हमेशा सही होगा। क्यों? क्योंकि P 2 से कटने वाला है तो आप 2 का कोई भी मल्टीपल मान सकते हैं। Q 3 से कटने वाला है, इसको 3 का कोई भी मल्टीपल मान सकते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो ये हमेशा 6 का मल्टीपल आएगा, यानी ये कि 6 से कट जाएगा। क्या कोई परेशानी है? नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं फास्ट रिवीजन कोर्स अंतिम क्षण में आपके लिए चल रहा है। जो भी आप में से कोई इच्छुक हो जल्दी से फास्ट रिवीजन करने का, तो मेरे दोस्त वो उसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें BD का मान हमें 5 दिया है, पूरा BC 7.5 जिसमें ये 5, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कौन A का बाइसेक्टर मेरे दोस्त AD है। हमें कहा कि AB और AC का मान क्या होगा। आपको तो पता होगा किसी त्रिभुज में किसी कोण का बाइसेक्टर आधार को उसी अनुपात में बांटती है जो अनुपात उसके शेष भुजा का होता है।
यानी मेरे दोस्त बीडी और डीसी का जो रेशियो होता है, बीडी और डीसी का जो रेशियो होता है वही हमारे एबी और एसी का भी होता है। अगर हम बीडी की बात करें तो 5 हो जाएगा, डीसी हमारा 2.5 है, बराबर ये ए बी अपॉन ए सी हो जाएंगे। कहने का मतलब ये 2:1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर मेरे मित्र बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखिए ये क्या है मित्र मेरे, ये हमें कहा कि आपके पास एक मेरे दोस्त ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी एक हमारे पास ट्रायंगल है। हमें कहा गया कि ए बी पर एक पॉइंट डी है और ए सी पर एक पॉइंट ई है। मित्र मेरे जब हम इसको मिलाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए डी का जो मान है वो ए बी का 1/4 है। यानी अगर हम चाहें यहाँ पर तो ए डी और बटे में अगर ए बी कर लें तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा। 1 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 4 हो जाएंगे। यानी कि हमारा ए डी 1 होगा और पूरा ए बी जो है वो हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा ए हमारा 1 होगा और पूरा मेरे दोस्त ये हमारा 4 होगा। आप जानते हो मित्र, जब ए डी बटा ए बी और ए बटा ए सी बराबर है, इसका मतलब है कि यहाँ थेल्स थ्योरम काम कर रहा है। और थेल्स थ्योरम का मतलब हुआ कि ये दोनों पैरेलल है। और मेरे भाई अगर ये दोनों पैरेलल है तब तो ये एंगल इसके बराबर संगत कोण से, ये एंगल इसके बराबर संगत कोण से, और ये वाली एंगल तीनों के दोनों त्रिभुज के लिए इक्वल होगा। तब तो हम यही कहेंगे मेरे दोस्त देखो, इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर, ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया है तब तो 1:4, 1:4, तो ई भी हो जाएगा 1:4। अब यही बीसी हमारा 12 सेमी दिया हुआ है। 4 का मान मेरे दोस्त ये 1:4 है, ठीक है ना। 4 का मान अगर 12 है तो 1 का मान 3 सेमी हो जाएगा, ये 1 का मान 3 सेमी हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। काम करते चलिए और मेरे दोस्त आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से आप देखते रहिए मेरे दोस्त, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है अमित, हम देखते हैं मेरे दोस्त, डलवा देते हैं उसमें, टेंशन मत लो। अब देखो, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है और उतनी ही धनराशि पर उसी रेट से 3 साल का साधारण ब्याज 3000 है। बताइए कुल धनराशि क्या होगा। आपसे पहले मैं बता दूं कि साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है, ठीक है। अब साधारण ब्याज इक्वल होता है तो 3000 अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो मेरे मित्र 1,000 तीनों साल हो जाएगा, ठीक है। पहला साल का साधारण और पहला साल का कंपाउंड इक्वल होता है। अब 2 साल का कंपाउंड अगर 2050 है, जिसमें पहला साल 1000 है तो दूसरा साल 1050 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, जानते हो लगातार साल का सीआई दिया रहे ना तो वृद्धि प्रतिशत से रेट निकलता है। तो वृद्धि 50 की है, किससे, 1000 से, और इंटू 100, यहाँ पर 5% हो जाएगा। तो 5% हमारा क्या है, रेट है। और जो रेट होता है वो 1 साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है मेरे दोस्त, ये 1000 है। 1% का मान हमारा 200 हो जाएगा। 100% का मान ये हमारा 20,000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 20,000। आई होप की समस्याएं नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं ये क्या है। हमें कहा गया कि ये दोनों समीकरण के हल ऑप्शन में से कौन होंगे, तो ऑप्शन ही बैठा के चेक कर लीजिए। अगर x का मान 2, y का मान 4 अगर रखते हैं, ये LHS बराबर RHS नहीं हो पाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, x का मान -2, ठीक है, y का मान -5, ये भी LHS बराबर RHS नहीं हो पाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, x का मान -2 रखेंगे अगर तो -4 होगा, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 15 होगा, 15 में 4 गया 11, सेटिस्फाई हो गया। x का मान -2, y का मान 5, -4 और -20 -24 हो जाएगा।
तो इसने मेरे दोस्त दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस पे थोड़ा जोर दो। कह रहा है कि 12 सेमी व्यास वाले एक बड़े से गोले को पिघलाकर मेरे मित्र 3 गोले छोटे छोटे बनाए जाते हैं, जिनका व्यास मेरे मित्र 6 और 10 सेमी हो, तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैं कहता हूं कि अगर मेरे दोस्त यहाँ पर व्यास है 12 तो त्रिज्या 6 होगी, अगर व्यास है 6 तो त्रिज्या 3 होगी, और व्यास है मेरे मित्र 10 तो त्रिज्या हमारा 5 होगी। जिस गोले को पिघलाया है मेरे मित्र, जिस गोले को पिघलाया है उसकी त्रिज्या 6 है, ये होगा गोला का वॉल्यूम। कहोगे हाँ सर, जिस आकृति को पिघलाएं, एक बड़े से गोले को पिघला करके आप 3 छोटे छोटे गोले बनाए हैं, तब तो बड़े गोले का आयतन 3 छोटे छोटे गोले के आयतन के योगफल के बराबर होगा। तो 4/3 पाई, पहले की त्रिज्या मेरे दोस्त 3 है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई मेरे मित्र दूसरे की त्रिज्या 5 है तो 5 का क्यूब हो जाएगा, और 4/3 पाई तीसरे की त्रिज्या नहीं मालूम कुछ तो r मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए 4/3 4/3 4/3 से 4/3 हमारा कट गया है, ये हमारा 216 हो गया है, और ये हमारा 27 है, ये 125 है, और प्लस मेरे दोस्त r³ है। अब यहां से देखिए ये 216 माइनस 7 5 12 हो जाएंगे, और 2 2 4 1 5, ये मेरे दोस्त 152 बराबर r³। ये हमारा हो गया 64, 64 का मान r³ हो गया, तो r का मान कितना होगा 4, यानी तीसरे गोले की त्रिज्या 4 होगी। हमें कहा कि उसी तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² ही तो होता है, तो 4πr का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64, ये 64 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन प्रेस जरूर आप करें, ठीक है। लीजिए इस क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त। हमें कहता है 3, 7 और 18 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटा पूर्णांक कौन होगा। तो किसी संख्या से विभाज्य होने वाली सबसे छोटा पूर्णांक उसका एलसीएम होता है, और इन तीनों का एलसीएम 126 हो जाएगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़िए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कहता है के किस मान के लिए ये दोनों रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। जानते हो प्रथम समीकरण में x का जो गुणांक है वो तुम्हारा a1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक ये तुम्हारा a2 है, प्रथम समीकरण में y का गुणांक ये तुम्हारा b1 है, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक ये तुम्हारा, प्रथम समीकरण में y का गुणांक b1 है और दूसरे में y का गुणांक b2 है। तब तो k² बराबर 36 हो गया, तो k का मान ±36। मेरे मित्र ट्राई क्यों करना, एक ही ऑप्शन के अंदर है, लेकिन हमें थोड़ा यहाँ पर चेक करना होगा कि क्या +6 या -6 में कौन इसको वेरीफाई करेगा। तो आइए ना हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। अगर हम k का मान 6 लेते हैं तो ये होगा 6x प्लस में 3y, और 6 में से 3 गया तो 3 बराबर 0 होगा, और ये हमारा 12x और प्लस में 6y -6 बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि 6/12, b1/b2 3/6, c1/c2 -3/-6, ये तीनों हमें बराबर नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ हो गया कि मेरे दोस्त ये हमारा k बराबर 6 जो है ना ये वेरीफाई कर रहा है। तो k बराबर 6 वेरीफाई किया तो हम इसे आंसर लगा दिए। k बराबर -6 ऑप्शन में है नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। ये हमारे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, लिखता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। ये हमारे पास मेरे दोस्त चरमान है, ये अपना चरमान है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। जल्दी से मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा,
चरमान इंटू फ्रीक्वेंसी यानी fx फाइंड करना होगा। 3 दूनी 6, 4 चौको 16, 3 दूनी 6, 7 चौको 28 और मेरे मित्र 9 छके 54। कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे ये हमारा 6 6 12 12 और 28 40 40 और मेरे दोस्त ये हमारे पास 70। ठीक है, यानी हमारा ये कितना आ जाएगा, एक बार फिर से आप ऐड करके देख लो। 3 दूनी 6, 4 चौको 16, 3 दूनी 6, 7 चौको 28 और ये 9 छके 54। मेरे मित्र 54 और 16 हो जाएंगे 70। 70 और मेरे दोस्त ये 28 हो जाएगा 98 और 12 110। ठीक है, 110 और बटे टोटल फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 7 2 9 और 9 और 10 19। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन अब तुरंत एक शानदार सा सवाल आ गया है मेरे दोस्त। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक वृत्त है जिसके बाहर से एक ट्रायंगल है। ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि सर देखो पी क्यू बराबर इतना, क्यू आर बराबर इतना, आर पी बराबर इतना, पी एस बराबर इतना। आप बताइए पी एस क्यू टी और आर यू की लंबाई इनमें से कौन होगा। मेथड से बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं। जैसे ये मेरे दोस्त हमारे पास एक, ध्यान से देखना, ये मेरे दोस्त हमारे पास एक वृत्त है और एक वृत्त में एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान होती है। ये तो जानते हो आप मेरे दोस्त। इनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन उठा के वेरीफाई करा दो। क्या क्या वेरीफाई कराओगे? यही वेरीफाई कराओगे कि पी क्यू तुम्हारा कितना है। पी क्यू तुम्हारा 15 है। क्यू आर कितना है? ये तुम्हारा 10 है। और मेरे दोस्त आरपी कितना है? आरपी तुम्हारा है 12। बस इसी को वेरीफाई कराना है। अब आप यहां देखो, अगर हम इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं कुछ देर के लिए, आपको जिसे ट्राई करना है आप करो। ठीक है, मैं जिसे कह रहा हूं आप ट्राई उसे करके देखो। अब देखो पीएस ये हमारे पास 6.5 है। अब बाह्य बिंदु है तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई तो एक समान होगी ही होगी। यानी ये हमारा 6.5 तो ये भी हमारा 6.5 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्यू टी बराबर 8.5 है। अब क्यू टी बराबर मेरे दोस्त हमारे पास 8.5 है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये भी हमारा 8.5 ही होगा। आप कहोगे हाँ, एक बार चेक कर लो। 6.5 8.5 बिल्कुल 15 वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब मेरे दोस्त वहाँ क्या देख रहे हो, 3 नंबर में आर यू बराबर 3.5। अगर ये हमारा 3.5 है तो कन्फर्म ये भी 3.5 होगा। देखो वेरीफाई हुआ क्या? 8 3 मेरे दोस्त यहाँ देखो आरपी तो गड़बड़ हो गया कहीं पे। ये क्यूटी हमारा कितना है? 8.5। क्यूटी हमारा 8.5 हो गया। ठीक है, और 12 किसको दिया हुआ है? आरपी हमारा 12 दिया हुआ है। ये आरपी हमारा 12 है। थैंक यू। मेरे दोस्त ध्यान दो, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सी नंबर से वेरीफाई नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, तुरंत मान चेंज कर लेंगे मेरे दोस्त। इतना हेडेक लेने की ज़रूरत क्या है? इससे वेरीफाई नहीं हुआ थोड़ा सा, तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। पी एस बराबर 8.5 है। पी एस हमारा ये 8.5 है तो कन्फर्म ये भी 8.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्यू टी मेरे दोस्त यहाँ पर क्यू टी बराबर 6.5 है। अगर हम इसे 6.5 कह रहे हैं तो ये भी 6.5 हो जाएगा। 8 6 14 1 15 बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। और आर यू हमारा 3.5 है, ये हमारा 3.5 हो गया तो ये भी 3.5 हो जाएगा। तो मित्र मेरे ये बिल्कुल हमारा 10 सेटिस्फाई हो गया। इसको देख रहे बिल्कुल हमारा 12 सेटिस्फाई हो गया और ये हमारा 15 भी सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन बी ने सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ए और सी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो बहुत बढ़िया, बी नंबर सेटिस्फाई किया है इसलिए बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो कितना शानदार मेरे दोस्त ये सवाल है, उसको ध्यान दो। कह रहा है कि 3 संख्या का योग 253 है। ये ए बी और सी इसका जो योगफल है वो 253 है। क्या कह रहा है? कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। यहां देखिए, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है
दूसरी को x मान लेते हैं तो उससे दुगुनी ये 2x हो जाएगा। ठीक है, हमें कह रहे तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। एक काम करें मेरे दोस्त, तीसरे को पहले के 1/3 करना होगा। तो इसको मेरे दोस्त हम क्या करते हैं ना, यहाँ ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, इसको मित्र हम 3 मान लेते हैं। ओके, और 3 का डबल ही हो जाएगा 6। इसी का मेरे दोस्त 1/3 है तीसरा वाला, तो 6 का 1/3 ये हमारा हो जाएगा 2। क्या इसमें कोई परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं। तो पहला वाला दूसरे का डबल है और तीसरा वाला पहले का 1/3 है। यानी हम यहां से चाहें तो अनुपात की राशि अगर x मान लें तो तीनों का योगफल हमारा 11x हो जाएगा, जो मेरे दोस्त हमारा, ठीक है, 253 है। तो x का मान 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी x का मान 23 हो गया। और जब x का मान हमारा 23 है तो दूसरी संख्या हमें मांगा गया है, तो 3 गुने 23 मेरे मित्र 69 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 69 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टफ करो, कुछ देर में टफ होने लग जाएगा, आप थोड़ा ध्यान दो। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण दूसरी समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण के दुगुने से 12 कम है, तो समांतर चतुर्भुज का बड़ा कोण क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, एकदम पेशेंस मार के देखना। समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी है। हमें कहता है एक कोण, ठीक है, दूसरे कोण के दुगुने से 12 कम है। तो मेरे मित्र छोटे कोण को x मान लेते हैं। अब छोटे कोण के दुगुनी से 12 कम है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन याद ये रखना कि मित्र मेरे किसी समांतर चतुर्भुज के लगातार कोण सप्लीमेंट्री होते हैं, लगातार कोण सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये देखो, ये मेरे दोस्त हमारा सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों मिलकर 180। अब यहां देखेंगे 3x माइनस 12 बराबर 180। 3x का मान 192 होगा, x का मान क्या होगा? 64 हो जाएगा। x का मान 64 हो गया है, बड़ा कोण हमसे मांग रहा है, तो 64 दूनी 128 और माइनस 12, यह मेरे दोस्त हमारा कितना हो जाएगा? 116। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 116 होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। सोनी राय, आप बैच नंबर बताइए और मैं उसे देख लेता हूं कौन कौन सा टॉपिक बाकी है, उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और सोनी राय, थोड़ा बात करने का तमीज़ रखिए और ओए मास्टर वर्ड का इस्तेमाल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बाकी आप बताइए कौन कौन सा टॉपिक बाकी है, अपना बैच नंबर बताइए, उसे तुरंत कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए ताकि मेरे संज्ञान में आएगा कि वो बैच नंबर कौन सा है। आइए ध्यान दीजिए। ध्यान दो, ए बी बराबर 7 सेमी, ए सी बराबर 8 सेमी, बी सी बराबर 8 सेमी और बी सी बराबर 9 सेमी। भुजाओं वाले त्रिभुज के कोनों कोनों से सबसे मेरे दोस्त हमें यहाँ पर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दे दिया गया है। ये क्या हो रहा है? ए बी, ए सी, बी सी, फिर बी सी, ऐसे कैसे हो जाएगा? है, रुकिए, एक इन्फॉर्मेशन लगता है दोबारा आ गया है। ठीक है, चलो अब मेरे दोस्त देखो यहाँ पे, ए बी और सी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, बी सी का मान कितने हैं? 9 है। ए बी का मान कितने हैं? 7 है। और ए सी का मान कितने हैं? 8 है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसको ना छोटे से बड़े की ओर सजाइए। अगर छोटे से बड़े की ओर सजाना होगा तो किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण, सबसे छोटी भुजा के सामने के कोण सबसे छोटे होते हैं। 7 है सबसे छोटा भुजा, तो इसके सामने के कोण सबसे छोटे कोण होंगे।
ये मंझला भुजा है तो इसके सामने के कोण मंझला हो जाएगा, सबसे बड़का भुजा है तो इसके सामने के कोण मेरे दोस्त सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यही यहाँ की सजावट होगी मेरे दोस्त, सी बी ए, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, हो गया। अब आओ मेरे दोस्त इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। देखो ये क्या लिखता है, एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या, 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हुए हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि उस कार्ड पर मौजूद संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में बोला है ना, 33, बिटवीन 33 और 92। जब इन दोनों के बीच में बोला है तो ना इसे कंसीडर करना है ना इसे कंसीडर करना है, यानी हमें 34 से 91 कंसीडर करना है। सबसे पहले ये देखना है कि 34 से 91 में कितनी संख्याएं होगी। तो उसके लिए लास्ट में से फर्स्ट घटाकर, जब नंबर लगातार हो तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन कर लेना। ये 92 और माइनस का 34 हो जाएगा, 8 हो गया। और मेरे दोस्त ये हमारे पास 8 में से 3 गया तो 5, यानी 58 नंबर आपको टोटल दिख रहा है। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 58 ही दिख रहे हैं। अब रही बात पूर्ण वर्ग संख्या की। ओके, जब पूर्ण वर्ग संख्या की बात करोगे 34 से 92 के बीच में, तो ये आपको दिखेगा 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। यही 4 संख्याएं आपको नजर आएंगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है मेरे दोस्त, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा 4 ही पूर्ण वर्ग संख्या है और बटे टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म 58 ही हो रहा है। ये हमारे पास 2 बटे कितने हो जाएंगे 29। अब देखिए ये बी नंबर आंसर तब होता जब मेरे दोस्त, बी नंबर आंसर तब होता हमारा जब नंबर ऑफ टर्म कितने होते 59 होते। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि 33 से 92 के बीच में, और इंग्लिश में लिख दिया है बिटवीन 33 और मेरे दोस्त 92। तो जब दोनों के बीच ही रहना है तो ना 33 कंसीडर करेंगे ना 92 कंसीडर करेंगे। ठीक है, ना 33 कंसीडर करेंगे और ना 92 कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना मन से कंसीडर हम थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर बिटवीन 33 एंड 92 बोला है तो मतलब उन दोनों के बीच में रहना है। तो उन दोनों के बीच में रहना है तो हमें 34 से 91 तक ही जाना होगा। और 34 से 91 तक में कितने नंबर होंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, यहाँ से हमारा 58 टर्म हो जाएंगे। ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको भी ध्यान से देखिए। अब देखिए ये हमें क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना मेरे दोस्त। ये हमसे कह रहा है कि पी और क्यू ने बराबर धनराशि निवेश किया है। पी 4 माह के बाद उस व्यवसाय से बाहर हो गया है। वर्ष के अंत में व्यवसाय में 6400 रुपए की लाभ हुई है। तो बताइए इसमें पी का हिस्सा क्या होगा। अब देखो पी है और क्यू है। जहां तक रही बात इन्वेस्टमेंट की, इक्वल इन्वेस्ट किया है यानी कि 1:1 हो जाएगा। जहां तक टाइम की बात रही तो मैं देख रहा हूं 4 महीने के बाद पी व्यवसाय छोड़ रहा है, यानी पी 4 महीने रहेगा जबकि क्यू 12 के 12 महीने रहेंगे, क्योंकि वो तो छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। अगर यहाँ से प्रॉफिट लोगे तो पूंजी गुना समय लाभ हो जाएगा, पूंजी गुना समय ये मेरा लाभ हो जाएगा। तो मित्र मेरे इस तरीके से हम ये देख रहे हैं, ये मेरा पूंजी, ये दोनों लाभ है। ठीक है, हमें लाभ पी का हिस्सा चाहिए। टोटल लाभ 4 नजर आ रहा है जो मेरे मित्र 6400 है। एक रेशियो का मान हमारा 1600 होगा। हमें पी का लाभ चाहिए जो 1 है और एग्जैक्ट ये 1600 इस क्वेश्चन का आंसर है। कहीं से भी आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है भाई, अब देखो अगला सवाल क्या है हमारा, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक सम प्रिज्म का आधार
चतुर्भुज ए बी सी डी है। माना कि ए बी बराबर 9, बी सी बराबर 14 और सी डी बराबर 13, डी ए बराबर 12 है। डी ए बी हमारा 90 डिग्री है। प्रिज्म का आयतन 2070 घन सेमी है। पार्श्विक है ना, पार्श्विक बोल रहा है, यानी कि आपका कर्व सरफेस एरिया बताने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि 90 डिग्री कौन सा एंगल है, डी ए बी 90 है। डी ए बी 90 कहने का मतलब ये हुआ कि ये शेप में ऐसा डायग्राम कहीं पे बनेगा, ठीक है, जहां पे मेरे दोस्त ये हमें डी ए और बी ये हमें 90 नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त देखो हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि हमारा ए बी 9 है, तो ए बी हमारा 9 हो गया। और मेरे दोस्त ए डी हम देख रहे हैं कि हमारा 12 है, ठीक है। और क्या, सी डी हमें 13 दिख रहा है और बी सी हमें 14 दिख रहा है। तो मेरे दोस्त चतुर्भुज है तो निश्चित तौर पर 4 भुजा से बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज बन गया है। ए बी यहाँ पे सी होगा तब ना डी होगा। तो बी सी बराबर कितना है 14 और सी डी बराबर हमारा है 13, है ना। ये किसी प्रिज्म का बेस है, ओके। और याद रखिएगा प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है मेरे दोस्त, एक्चुअल में बेस एरिया और इनटू हाइट, यही हमारा वॉल्यूम होता है। अब बेस में मेरे दोस्त हमारे पास क्या है, अब बेस में हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, एक चतुर्भुज है जिसमें ये 12 है, ये 9 है, ठीक है भाई। अरे ये जो चतुर्भुज है ना, बेस एरिया क्या होगा, इसी चतुर्भुज का एरिया होगा। तो चतुर्भुज का एरिया दो त्रिभुज से चतुर्भुज बना है। 12 9 तो ट्रिपलेट से ये हमारा 15 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 लंब गुने आधार। तो 1/2 लंब गुने आधार करोगे, 12 9 108, 108 का आधा कितना हो जाएगा 54 एरिया इसका हो जाएगा। रही बात इसकी एरिया का, याद रखना एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजा 13 14 15 होगा, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल के देखना 84 ही आएगा। 13 14 15 त्रिभुज का एरिया जो है 84 ही आएगा। अब हमारा बेस एरिया में ये पूरा चतुर्भुज का एरिया आएगा, जिसमें मेरे मित्र हमारा 54 भी आएगा और हमारा 84 भी आएगा। और इंटू ये हमारा हाइट है बराबर वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 2070। हम ये देख रहे हैं कि मेरे दोस्त ये 138 और इंटू हाइट बराबर हो जाएंगे 2070। अब यहां से अगर कोई कटने वाला है तो काटने की कोशिश कीजिए। अब ये देखिए 69 दूनी और 69 से ये 3 बार में जाएगा, यानी कि यहाँ पे हाइट हमारा 15 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त रही बात कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया जब हम बात करेंगे तो ये हमारा होता है आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू मेरे दोस्त हाइट। तो देखिए आधार का परिमाप, आधार में चतुर्भुज है, चारों भुजा का योग परिमाप होगा। तो 12 और 9 21, 21 और 13 मेरे मित्र 34, 34 और 14 हो जाएगा 48। ये 48 हो गया। और हाइट कितने हैं, हाइट हमारा 15 है। 15 8 120, 15 चौके 60, 60 और 12 हो जाएगा 72, यानी 720 इस क्वेश्चन का आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लगता है पानी की जरूरत होगी, गर्म पानी की। अब मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हमारा 2x 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 मित्र मेरे, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए रेखा पर 180, अब रेखा पर 180 अगर बनाएंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, 12 x रेखा पर 180 लेकिन बिंदु पर 360। तो मित्र मेरे यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमें x का ही तो मान मांगा है, ये हमारा आंसर 30 हो जाएगा। क्या ही सोचना है इतना, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है मेरे दोस्त, हमें कहता है कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म संगत हों तो दोनों समीकरण द्वारा प्रस्तुत रेखाएं क्या होगी। अब देखो दो समीकरण संगत कब होगा, संगत तब होता है जब दोनों एक दूसरे को टच करता है, और टच दो ही स्थिति में करता है, या तो एक बार टच करेगा या मेरे दोस्त सीधे सीधे क्या हो जाएगा ओवरलैप ही हो जाएगा।
यानी दो ही स्थिति में ये टच करता है। एक एक प्रतिच्छेदी होने की स्थिति में टच करता है और एक मेरे दोस्त संपाती होने की स्थिति में टच करता है। संपाती मतलब क्या? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। और प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग। ठीक है मेरे दोस्त। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि संगत का मामला दो दो जगह पे होता है, एक इंटरसेक्टिंग पर और एक कहाँ? कोइंसिडेंट यानी संपाती पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताऊं, कहोगे क्या? मेरे दोस्त गलत तो हमारा ए भी नहीं है, क्योंकि प्रतिच्छेदी होने की स्थिति में भी ये मेरे दोस्त संगत होते हैं और प्रतिच्छेदी और संपाती इस स्थिति में भी संगत होते हैं। तो सही तो हमारा ए और सी दोनों है। तो कायदे से इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या जाना चाहिए था? कायदे से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी नंबर होना चाहिए था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं, ये हमारा क्या है। अब सबसे पहली बात मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कहोगे क्या? अब कुछ बात को आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना होगा। आप कहोगे कुछ बात क्या ध्यान रखना होगा? कुछ बात ये ध्यान रखना होगा कि इंटरमीडिएट के जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, कल से कौशलेंद्र सर उसे आपके सामने सॉल्व करने लगेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे बीपीएससी न है जी, एमडी स्वाकर आलम, ये बीपीएससी है, रेलवे एसएससी नहीं ना है कि दोनों जिसमें है वही आंसर होगा। यहाँ पर एक में एक है, दूसरा में दो है, तो दोनों ही आंसर चला जाता है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन मैंने स्किप किया होगा तो 11th 12th वाली होगी, जिसको कल से कौशलेंद्र सर हमारे साथ रहेंगे और आपको पहले पहले 11th 12th के क्वेश्चन से ही मेरे दोस्त आपका भेंट कराया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, हमारे पास ये एक गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन, हमें पहले इसको सेटिस्फाई कराना होगा और जिससे ये सेटिस्फाई होगा वही क्वेश्चन पार्ट में हमें डालना होगा। तो हम तो यही देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर x का मान 1 दे दें और थीटा का मान 0 डाल दें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा? 1+1 और इधर हो जाएगा 2 इंटू कॉस 0 डिग्री का मान 1, LHS बराबर RHS। यानी कि x का मान 1 और थीटा का मान 0 रखने पर ही सेटिस्फाई हो गया। अब x का वही मान 1 यहाँ पे रख दीजिए। अब x का मान जैसे ही यहाँ पे 1 रखेंगे, 1+1 ये कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 तो हमारा आंसर आ गया। अब कौन सा ऑप्शन 2 बनाएगा? अब देखो यहाँ पर अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो ये तो साइन 0 0, ये तो 2 बनाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर थीटा का मान 0 रखेंगे, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 ये हमारा 2 बिल्कुल बना देगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जब हम रात्रि सेवा में आपके सामने आ चुके हैं, वो तमाम चीज आपके लिए हम कर देंगे एग्जामिनेशन तक में, जिसकी आप हमसे उम्मीद किए भी होंगे और नहीं भी किए होंगे। ठीक है, अब देखिए अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा? सबसे पहली बात, यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी और बाई ए यानी 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c बाई ए, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए कि अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू 2 का क्यू 8 हो जाएगा। 3 गुने अल्फा बीटा हमारा 4 है और अल्फा प्लस बीटा हमारा 2 है। फाइनली हम देख रहे हैं 12 दूनी 24, यानी कि मेरे दोस्त ये हमें यही दिख रहा है कि ये हमारा -16 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा -16 हो जाएगा। सबने मेरे दोस्त काम किया है और आपका सही हो भी गया। अब ये देखिए मेरे दोस्त, हमारे सामने किसी वृक्ष की ऊपरी हिस्सा जो आंधी आने से टूट गई। वृक्ष का ऊपरी हिस्सा मेरे दोस्त ये, और ये आंधी आने से टूट गई और टूटा हुआ हिस्सा इस कदर जमीन पर झुक गया।
टूटा हुआ हिस्सा इस कदर जमीन पर झुक गया कि इसका शिखर जमीन को छूने लगा। जहां ये जमीन को छू रहा है वो वृक्ष की जड़ से 20√3 मीटर की दूरी पर है। ये वृक्ष का शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब आप बताइए मित्र मेरे, जो टूटा है वही तो झुका है। कहिएगा हाँ, टूटा हुआ और झुका हुआ चीज सेम है। तो इसके लिए लंब भी लंब एक आधा √3, कर्ण कितने होंगे 2, तो √3 का मान 20√3, एक का मान हो जाएगा 20। अब 2 ये है, अरे 30 के लिए लंब 1, आधा √3, कर्ण 2, ये 2 तो हमारा ये भी 2 होगा। पूरा हाइट वृक्ष का कितना हो जाएगा 2 और 1 मेरे मित्र 3 रेशियो। अब आप ही बताइए, जब 1 का मान 20 तो 3 का मान क्या होगा 60 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 60 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे बिल्कुल जीतू भाई, मैंने आपके मैसेज को देख लिया है। ओके, आप टेंशन मत लो। एक संदूक में 2 नीली और 7 लाल गेंदें हैं। इनमें से 2 गेंद चुनी जाती है। कम से कम एक गेंद नीला हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कम से कम एक गेंद नीला होने का मतलब है कि दोनों भी नीला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त कम से कम एक नीला होगा, तो दुइये गुण नीला है। 2 गेंद निकाले हैं, कम से कम एक नीला, तो टोटल झोला में 2 ही नीला है। तो भैया जिस समय निकाली गई 2 गेंद निकाले हैं ना, जिस समय एक नीला होगा तो एक मेरे दोस्त लाल में से होगा, या दोनों के दोनों नीला होगा तो लाल में से एक भी नहीं होगा। और बाई टोटल इवेंट, तो टोटल मेरे दोस्त 7 और 2 9, कितने निकाले हैं 2 निकाले हैं। यही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अब ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से थोड़ा देखना। 7 दूनी 14, और मित्र मेरे ये 2C2, यहाँ ध्यान दो, ये हमारा 2C1 2, 7C1 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस ये 1 और ये हमारा 1, तो 1 × 1 ये हमारा 1 रहेगा, और ये 9 × 8/2 हो जाएंगे। फाइनली ये हमारा 15 और नीचे में 4, ये 36 दिखेगा, यानी 5 और बटे 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम मेरे दोस्त लाइक और बटन का प्रेस, कमेंट लाइक का बटन प्रेस होते रहना चाहिए, तभी जाके हमारे को मन लगेगा और गर्दा उड़ा दिया जाएगा। ध्यान दो, जैसे जैसे रात बीतती जाएगी मेरा फॉर्म बढ़ता जाएगा। आप बस लगातार बने रहो और देखो फिर क्या होता है। ध्यान दो, यदि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद 35 और 19वां पद 75, तो 20वां पद क्या होगा? 19वां पद बोले तो A+18D, ये हमारा 75 है, और 9वां पद बोले तो A+17D, मित्र मेरे ये हमारा 35 है। अब आप यहां ध्यान से देखिए, क्या जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे ये D बराबर हमारे पास 40 हो जाएंगे। अब D का मान हमारे पास 40 हो जाएगा। ध्यान से मेरे दोस्त इसको समझना होगा। अब अगर A का मान निकालते हैं तो A+, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया मेरे दोस्त, देखना पड़ेगा ढंग से। क्या 9वां पद, ओहो हो, यहीं पे गड़बड़ हुआ है कहीं पे, तभी तो लगा। अरे 19वां पद 75 है, तो A+18D 75, और 9वां पद 35 है, A+8D बराबर 35। घटाइए, जैसे ही आप घटाएंगे कैंसिल आउट होगा। 10D बराबर ये हमारा 40 हो गया, तो D का मान हमारा 4 हो जाएगा। और जब मेरे दोस्त D का मान 4 हो जाएगा तो ये A रहा, और 18 गुने D का मान 4 बराबर 75, तो मेरे दोस्त A का मान क्या होने वाला है? 3 होने वाला है। अब A का मान 3 हो गया, हमें 20वां पद चाहिए, 20वां पद। तो देखो 20वां पद क्या होगा? A+19D। A हमारा 3 है, 19 गुने D का मान 4 है, ये 3 + 19 = 76, ये 79 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर 79 हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल हाँ, कोई बात नहीं है, बढ़ते चलो। अरे सब दिन एक जैसा क्वेश्चन थोड़ी ना रहता है, कभी क्वेश्चन हार्ड, कभी मॉडरेट, कभी लो, सब चीज मिला के मेरे दोस्त एग्जामिनेशन में आता है। एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन ही हार्ड थोड़ी ना होते हैं। अब जिनको लगता है कि ये सब बकवास है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भ्रमण कीजिए, ठीक है, हर तरह का चीज दिया जाएगा ना, सिलेक्शन में एक ही प्रकार के क्वेश्चन उत्तराधिकारी नहीं होते। चलिए अब इसको देखते हैं मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है। कहता है एक बुनकर 150 की कीमत पर, ठीक है, दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ कमाता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे स ग्राहक को साड़ी 180 में बेच सकता था तो लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ कितना होगा। तनिक सोचिए मेरे दोस्त, क्या एक ग्राहक है, ठीक है, एक ग्राहक, इसने क्या किया, 25% का लाभ लेकर मेरे दोस्त इसने 150 रुपए में बेच दिया है दुकानदार को, और दुकानदार ने क्या किया है मेरे दोस्त, इस पर 30% का लाभ लेकर के बेच दिया है ग्राहक को। तो 150 का 30% 45 हो जाएगा, 45 जोड़ देंगे तो 195, ये मेरे दोस्त ग्राहक को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, ग्राहक ने दिया है दुकानदार को, सॉरी ग्राहक नहीं, बुनकर मेरे दोस्त, बुनकर, बुनकर दुकानदार को, दुकानदार ग्राहक, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्वेश्चन यहां पर स्पष्ट कहा कि ये बुनकर डायरेक्ट ग्राहक को 180 में बेच सकता था। ठीक है, अब आप बताइए मेरे दोस्त, अगर अगर ये बुनकर डायरेक्ट 180 में ग्राहक को बेच सकता था तो क्या प्रॉफिट होगा, ग्राहक का लाभ क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप खुद भी इस बात को समझ सकते हो और समझने की कोशिश करना भी चाहिए। कितना? हाँ, अब पहले तो यहाँ देखो, क्या देखोगे, बुनकर का सीपी देख लो। बुनकर ने 150 रुपए में बेचा है, कितना का लाभ लेकर, 25%। तो ये बुनकर का एसपी है 25 के लाभ वाला, 25 के लाभ वाला एसपी को हम 125% कहते हैं। सीपी निकालेंगे तो 100% का मान, यानी यहाँ से 120 नजर आएगा। इसका मतलब बुनकर को बनाने में खर्च 120 आया था। अगर ये डायरेक्ट मेरे दोस्त ग्राहक को 180 में बेच देता तो बुनकर का लाभ प्रतिशत क्या होता, जो जो ध्यान दो मेरे दोस्त, जो आदमी खरीद बनाया 120 में, बेचता अगर 180 में, तो डायरेक्ट इसको 60 की प्रॉफिट हो जाती। कितना की वस्तु, 120 की वस्तु इंटू 100, यानी इसका 50% लाभ हो जाता। और बाकी मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम देखें कि लाभ में अंतर कितने का हो जाता, तो लाभ में अंतर मेरे दोस्त 15 का हो जाता। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50% और 15, 50% और 15। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलो, तो ये मेरे दोस्त हमारे पास 40 नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद तुरंत बाद मेरे दोस्त हम प्रवेश करेंगे। कहाँ प्रवेश करेंगे, तुम देख ही रहे हो। इसका फटाफट फटाफट मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करेंगे ताकि आपको काफ़ी मज़ा आएगा। रुक्मिणी पब्लिकेशन की जो बुक अपना आया है प्लेटफॉर्म वाली, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आप इस क्वेश्चन को देख लो, ये क्या है, देखो हो क्या रहा है, पहले पहले समझो। कहता है कि रमन प्रतिदिन 7:40 पर घर से निकलता है और अपने कार्यालय 9:46 में पहुंच जाता है। 7:40 में निकलना और 9:46 में पहुंचना, यानी मित्र मेरे 2 घंटे 6 मिनट, और 2 घंटे 6 मिनट का मतलब हो जाएगा 126 मिनट। ठीक है, 126 मिनट, यानी अपने गंतव्य पर जाने में 126 मिनट का टाइम लेता है। लेकिन अब क्या हुआ, एक विशेष दिन दो प्रकार की घटना घटी। एक विशेष दिन क्या हुआ,
अपने निर्धारित समय 7:40 से निकला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1/4 दूरी सामान्य चाल के 6/7 चाल से यात्रा किया है। अब आप बताइए, क्या मेरे मित्र जानते हो टोटल दूरी जाने में अगर 126 मिनट लग रहा है, तो कोई अगर आधा दूरी जाएगा ना, तो इसका आधा टाइम 63 मिनट उसको लगेगा। यानी कुल दूरी का जितना हिस्सा आप जाइएगा, लगे समय का उतना ही हिस्सा आपको समय लगेगा। तो पहले ये 1/4 दूरी तय कर रहा है, तो 1/4 समय भी लगेगा। तो मेरे मित्र यहाँ पर 126 मिनट, तो 126 मिनट लगता था पूरा दूरी तय करने में, गया तो 1/4, तब तो इसका 1/4 समय ही लगेगा, है ना। अब 1/4 समय भी लग जाता तो कुछ और बात थी। इसने साथ में एक और ड्रामा किया, स्पीड को 6/7 कर लिया। स्पीड को 6/7 करोगे तो समय 7/6 लगेगा, क्योंकि चाल के इन्वर्स रेशियो में समय लगता है। ठीक है, अब रही बात शेष दूरी की, तो मित्र मेरे 126 मिनट पूरा दूरी जाने में लगता है। उसका 1/4 अगर आप यहाँ कवर कर लिए हैं, तो 3/4 समय का यूज अभी और करना है। लेकिन इस बचे हुए 3/4 समय में भी एक ड्रामा हुआ है। यहां पर आपने स्पीड को 6/5 कर लिया है। स्पीड को 6/5 करोगे तो मेरे मित्र टाइम आपको 5/6 उल्टा रेशियो में लगेगा। ठीक है, और इस तरीके से मेरे दोस्त आज पूरी यात्रा कवर हो गई। आप यहां से देखोगे 6 से ये कट जाएगा मेरे दोस्त, 21 बार में 147/4 हो जाएंगे। और यहां अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15, 15 एकम 15, और 15 दूनी 30 और 1 31/4। अब यहां से देखिए 7 5 12, 5 और 1 6, और ये हो जाएगा मेरे मित्र 4 इतना बटे 4, यानी 231/2 इतना मिनट। मेरे मित्र पूरा पूरा देखोगे तो 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी 115.1/2 मिनट। तो 115 मिनट तो पूरा पूरा लगा है, और 1/2 मिनट का मतलब 30 सेकेंड होता है। ठीक है, अब रही बात मेरे दोस्तों कितने बजे आज यात्रा संपन्न होगी, तो देखिए 7:40 और 0 सेकेंड पर यात्रा प्रारंभ हुई। 1 घंटा 15 मिनट और 35 सेकेंड का मतलब है, सॉरी 115 मिनट का मतलब ये हुआ, 115 मिनट 30 सेकेंड का मतलब 115 मिनट में 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाएगा। 60 मिनट हटा दो तो बचेगा 55 मिनट। ठीक है, और मेरे मित्र कितना 30 सेकेंड। तो अब हम यहाँ से देखें अगर, तो ये हो जाएगा 1 घंटा 55 मिनट और मेरे मित्र 30 सेकेंड। अगर इसे ऐड करना हो तो ये हमारा 30 तो हो ही जाएगा, ये हमारा 5 हुआ। पहली बात सुन लो, ये 40 और 55 95, 95 मिनट में 95 मिनट 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, तो 95 मिनट में 60 मिनट इसको फॉरवर्ड कर दिए, बच गया यहाँ से केवल 35 मिनट, और ये हमारा हो जाएगा 9, यानी 9:35 और 30 सेकेंड, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे दोस्त आओ और देखो, अब हम चलते हैं इस फेज की ओर। अब तुम्हारे सामने रुक्मिणी पब्लिकेशन का मेरे दोस्त देख लो, बिल्कुल उसी मॉडल में खुल गया है। आओ थोड़ा देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। ये लिखता है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 24 और एस है, निम्नलिखित में क्या सही होगा। इनइक्वलिटी में मैंने आपको पढ़ाया था, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा का मान अन्य दो भुजा के किसी एक भुजा का मान अन्य दो भुजा के मेरे मित्र अंतर से तो बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों के योगफल से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब 15 से तो बड़ा होगा, लेकिन मेरे मित्र 33 से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ज़्यादा नहीं मेरे दोस्त, 2 घंटे क्लास चलेगी और 2 घंटे में तुम्हारा काफ़ी कुछ हो जाएगा। देखो, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 हो तो ऋण की राशि क्या होगी? अब देखिए मेरे दोस्त, पहला साल पूरा पूरा है तो 10% काम करेगा, और दूसरा साल केवल और केवल कितना है, 9 महीना। तो देखो 12 महीने का रेट जो है वो 10% है। अगर आपको 9 महीने का रेट चाहिए तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 5 है। तो ये हमारा हो जाएगा 10%, यानी कि 1/10, और ये हो जाएगा 15/2। तो 15/2, ध्यान से देखो पहली बात, तो मेरे दोस्त ये हमारा पर 10/100 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ऊपर में 15 नीचे में 2 है, और प्रतिशत के लिए 2 जीरो आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि मित्र मेरे ये यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पर आपका 1/10 का मामला चलेगा और यहाँ पर 3/40 का मामला चलेगा। यानी कि आप अगर यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लोगे तो मेरे दोस्त कहोगे कि पहला साल 10 से 1 बढ़कर 11 और दूसरा साल 40 से 3 बढ़कर 43। तो आप ही देख लो, यहाँ पर ये 400 से ये हो जाएगा 44 और 3 47, ब्याज कितने होंगे, 73। अब हम देख रहे हैं कि यही चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 1460, एक रेशियो का मान हो जाएगा 20। 1/20 हो गया तो प्रिंसिपल क्या होगा, 400 × 20, यानी मेरे दोस्त ये हमारा 8000 हो जाएगा। चलिए आइए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, अब इसको समझिए। कॉट बराबर 9/17 है तो कौसेक स्क्वायर का मान क्या होगा? कौसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे मित्र, 1 + कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तब तो ये सिंपल है, 1 + 9 का स्क्वायर 81, ये हमारा 289 हो जाएगा। इसका स्क्वायर तो सीधे 1 सहित 81 और बटे 289, यानी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वेरी सिंपल था। आगे आगे बढ़ते हैं, और मेरे दोस्त आगे आप ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। चलिए इसमें आप देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे दोस्त यहाँ a बराबर BQ+R, ए का मान क्या है हमारा, ए का मान क्या हमारा है 37, और बराबर बी का मान 4, क्यू पता नहीं लेकिन आर हमारा 1 है। अब देखिए इधर आ गया 36, 36 बराबर हो जाएगा ये 4Q, तो आप समझिए Q बराबर कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा था 75 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्या है, किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल बराबर हैं तो c का मान क्या होगा। अब देखो, कोई अगर द्विघात समीकरण इस फॉर्म में है, अगर मूल बराबर है, इसका मतलब विवेचक बराबर होगा, यानी b² - 4ac बराबर 0 होंगे। तब तो मेरे दोस्त b² बराबर क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। c का मान निकालेंगे तो ये हमारा b² होगा, और 4ac 4a हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मेरे भाई इस प्रकार से b² / 4a इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, आई होप कि समझ में आप सभी को आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें कह रहा है कि सर बताइए, इस एपी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। हम देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा सा सीरीज है, और 25 20 15 मतलब 5 5 घट रहा है। इतना छोटा है कि हम लिख ही सकते हैं, कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। 15 5 5 घट रहा है, 15 के पास 10 होगा, 10 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 0 होगा, फिर हमारा -5 होगा। यानी पहली बार माइनस में आया है कब, कौन सा पद फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको ध्यान से देखो।
कहता है किसी घन के सभी कोरों का योगफल वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि घन की आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वर्ग की भुजा क्या होगा। घन के सभी किनारों का योग कहने का मतलब है घन में 12 किनारा होता है तो 12 ए हो जाएगा। वर्ग का परिमाप, वर्ग में 4 भुजा होती है तो 4a हो जाएगा। घन के सभी किनारों का योगफल वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो यहां से मेरे दोस्त हम अगर a देखने चले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा a/3। ठीक है, अब आप सोचोगे कि हमने ये a क्या है। a को मेरे दोस्त मैंने घन की भुजा माना है और ये इसको मैंने वर्ग की भुजा माना है। ये वर्ग की भुजा है और मेरे दोस्त ये घन की भुजा है। ओके, अब हमें क्या कहा कि दोनों घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का आयतन क्या होगा, भुजा q, ये हमारा भुजा q हो जाएगा। और मेरे दोस्त वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। मुझे चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए वर्ग की भुजा। तो छोटी ए का मान a/3 रखिए, ये क्यूब हो जाएगा तो a क्यूब और बटे हो जाएगा 27 और बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। यहां से a का मान हमारा 27 आएगा। 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है। कह रहा है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x+2 के शून्य का अल्फा बीटा और गामा है। अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा का मान क्या होगा। तनिक ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मेरे दोस्त देखो, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ये एक त्रिघात बहुपद है। और यदि इनके शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो यहाँ तीन चीज याद रखना। पहला, तीनों का जो योगफल है वो -b/a होगा। दूसरा, दो दो के गुणनफल का जो योगफल है मेरे दोस्त वो हमारा c/a हो जाएगा। और जो तीनों का गुणनफल होगा उसे मेरे दोस्त हम d/a कहते हैं। ठीक है, तो हमें कहा है इन दो के गुणनफल का योगफल क्या होता है, c/a। देखिए c किसको बोलते हैं, x का गुणांक c हो जाता है, बाई a हमारा 6 है, यानी फाइनली 1/2 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। अब देखो, समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, और इसमें समांतर श्रेणी ही नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे समांतर श्रेणी क्या है, तो मेरे मित्र इस तरह से 7 है। ठीक है, और मेरे दोस्त देखो 28 है, और मेरे दोस्त देखो ये 63 है। इस तरीके से लिखा हुआ था। ठीक है, जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो आप मेरे मित्र यहाँ देखिए √7 हो जाएगा, और ये आपका 2√7 हो जाएगा। ये मेरे दोस्त आपका 3√7 हो जाएगा। तो आपसे कहा चौथा पद क्या होगा, आप खुद ही बताइए ना क्या हो रहा है। हैं, 1√7, 2√7, 3√7, तो ये हो जाएगा 4√7। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये रूट के अंदर 7 तो है ही, 4 का स्क्वायर अंदर 16 जाएगा, 16 सते 112, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 112 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़ते रहिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट, अब हम इसको देखते हैं, ये क्या है। एक द्विघात समीकरण दिया है, कहता है इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। मेरे दोस्त मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको विवेचक निकालना होगा। विवेचक यानी b²। ठीक है, b² माइनस 4ac। अब आप देखिए b तो हमारा 1 है, 4a का मान हमारा 1 है, और c हमारा 5 है, हो जाएगा -19। याद रखिए, विवेचक का मान जब 0 से छोटा होगा तो जो आपके रूट होंगे वो इमेजनरी होगा। और देखो अवास्तविक इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान दो। 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 33 और 92 की माध्यिका क्या होगी।
माध्यिका फाइंड करना है, मीडियन। तो अगर आपको मेरे दोस्त मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले टर्म काउंट करिए। 3 3 6 3 9 9 2 11। मेरे दोस्त 11 टर्म हो गया हमारा ये, 11 टर्म। ठीक है, अगर ये हमारा 11 टर्म हो गया है, जरा ध्यान से समझो, तो मित्र मेरे 11 टर्म है तो हमारी माध्यिका क्या होगी? ये तो भी 11 टर्म है। 11 टर्म और नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड हो तो मेरे दोस्त मीडियन क्या होगा? तो हमारा मीडियन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म प्लस 1/2th टर्म, यानी कि मेरे दोस्त सिक्स्थ टर्म यही हमारा मीडियन होगा। तो सिक्स्थ टर्म इसका निकालो। सिक्स टर्म ऐसे तो इसको सजाना होता है, लेकिन सजाने में टाइम खोटा नहीं करना है, सबसे छोटे को छांटते चल जाओ। ये पहला, ये मेरे दोस्त दूसरा, ठीक है, 2 टर्म हो गया। उससे थोड़ा बड़ा ये 3 टर्म हो गया। इसके बाद मेरे मित्र ये 4 टर्म हो गया। 4 के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे मेरे दोस्त, ये हमारा 5 टर्म हो गया और यही हमारा छठा टर्म है, यही। तो यही हमारा सिक्स्थ टर्म है, यही हमारा मीडियन होगा, जो ऑप्शन में से कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सजाने में भारी लगता है, सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही फाइंड कर लो। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त हमें ये क्या कहता है, सर ये दोनों समीकरण की संगति कैसा है? संगत है, संगत पर आश्रित है, असंगत है, क्या है? मित्र मेरे पहले सजा लो, x-3y और -5 बराबर 0। दूसरा ले आओ 3x, 9y उस पार में ले जाओ -9y, और मेरे दोस्त उधर -15 पहले से है ही, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो ना, ये 1/3 हो जाएगा, -3 बटा -9 होगा, -5 बटा -15 होगा, ये तीनों आपस में बराबर है। बराबर है तो मेरे दोस्त ये हमारा क्या है? ये बराबर को कहते हैं, ये बराबर जो होगा तो संगत तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आश्रित होगा, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब आप इसको देखिए, ये क्या है मित्र मेरे? ये हमारा 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, ये हमारा 10 का स्क्वायर, ये हो गया 385। अब आप यहाँ देखिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, ये हमारा 20 का स्क्वायर क्या होगा? तो हम तो एक ही चीज़ देख रहे हैं कि मेरे दोस्त इनमें और इनमें क्या हो रहा है? कुछ नहीं, 4 गुना हो रहा है। तो 4 गुना हुआ है तो निश्चित तौर पर योगफल भी आपका 4 गुना ही होगा। 5 चौके 20, 8 चौके 32, 2 34, 4 तिया 12, 12 2 14, 1440 हो जाएगा। 1440 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 1440 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो मेरे दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब देखो, ये कहता है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 और 4 सेंटीमीटर हो, एम और एन ट्रेपेजियम के विकर्णों के मध्य बिंदु हो, तो एम एन की लंबाई क्या होगी? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे दोस्त ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, तो आमने सामने का साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। अब आमने सामने का साइड अगर पैरेलल हो रहा है, आमने साइड सामने का साइड अगर पैरेलल है, ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। कहा ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल, ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल का मेरे दोस्त ये जो हमारा मिड पॉइंट है, यानी इस डायगोनल का मिड पॉइंट एम है और इस डायगोनल का मिड पॉइंट एन है। ठीक है, समांतर भुजाएं 4 और 8 है, तो इस एम एन का मान क्या होगा? डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का जो वैल्यू होता है वो समांतर भुजा के डिफरेंस का आधा होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त कितने हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अरे क्या बात कर रहे हो यार, कुरुक्षेत्र बैच कब का खत्म हो चुका है। कुरुक्षेत्र बैच के अंदर अभी भी हम ज्योमेट्री अपना मन से दे रहे हैं। क्यों फालतू में रायता फैला रहे हो? हैं, उल्टा पुल्टा क्यों बोलने आ जाते हो, बताओ? हैं?
क्या बात करते हो, कुछ भी बोल देते हो आकर के हैं। तुमको अगर नहीं पसंद है पढ़ना तो तुम चले जाओ ना यार, दूसरी जगह जाकर पढ़ो, या फिर तुम मत ही पढ़ो, जो काम कर रहा है उसको करने दो। आ जाते हैं सो मुंह उठा के, जब भी आएंगे तो जहर ही उगलेंगे। आओ देखो, आइए ध्यान दीजिए। किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, और मेरे दोस्त फिर से उसमें 12% की कमी कर दी जाती है। तो बताइए सर, फाइनल वृद्धि कमी क्या होगा है। अब देखो, 10% की वृद्धि करने का मतलब 1/10 की वृद्धि करना, ठीक है मेरे दोस्त। 20% की वृद्धि करने का मतलब 1/5 की वृद्धि करना। 12% की कमी का करने का मतलब 3/25 की कमी कर देना, ठीक है ना। अब देखो, 1/10 की वृद्धि का मतलब 10 से 1 बढ़कर 11, 1/5 की वृद्धि का मतलब 5 से 1 बढ़कर 6 होगा। 3/22 की कमी का मत 3/25 की कमी का मतलब 25 से 3 कम होके 22 हो जाएगा, है ना। अब देखिए फाइनली होता क्या है। तो फाइनली हम यही चीज देख रहे हैं कि यहाँ जो कैलकुलेशन होगा ये कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाएगा। तो फिर कुछ नहीं, तो फिर यहाँ पर मेरे दोस्त ये वाली सक्सेसिव ज़्यादा शानदार रहेगा। ये वाली x प्लस वाई, और मेरे दोस्त x इंटू वाई अपॉन 100, ये हमारा 32% दिखेगा। अब 32% की वृद्धि हो रही है, अब कह रहा है कि इसमें 12% की कमी कर दो। कोई बात नहीं, x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई। मेरे दोस्त ध्यान से एकदम देखते रहेगा सब, x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई अपॉन x इंटू वाई अपॉन 100, ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस। और ये देखिए 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 36 और 2 38, 2 अंक पहले दशमलव मार दीजिए, सीधे हमारा हो जाएगा 16.16%। तो इतने की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त कल के क्लास में बुक नहीं हुआ था, इसलिए बुक वाली थंबनेल हटा दिया गया है। कल दूसरा मेरे दोस्त थंबनेल है, ठीक है। चलो दूसरा थंबनेल लगा हुआ है। अब थोड़ा इस पे ध्यान दो, ये क्या है। 13 सेमी और मेरे दोस्त ये 15 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त, ठीक है, बिंदु ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेमी हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब दो वृत्त एक दूसरे को इस तरीके से मेरे दोस्त कट करेंगे, इस तरीके से एक दूसरे को कट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दो। ये जो देख रहे हो यही उभयनिष्ठ जीवा है, ओके। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, एक दूसरे को मेरे दोस्त ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहाँ देखो, ये इसकी त्रिज्या है जो मेरे दोस्त दिया हुआ है कितना 13, और ये इसकी त्रिज्या है जो दिया हुआ है 15। आप इसको मिला दोगे, सर्वांग समता की वजह से ये हमेशा ही बाइसेक्ट हो जाएगी। तो ये जो उभयनिष्ठ जीवा 12 है ना, वो 6 और 6 हो जाएगा। तो मित्र मेरे, हमसे क्या मांगा है, हमसे कहा है केंद्रों के बीच की दूरी बताइए। अगर मैं इसको C1 इसको C2 मान लेता हूँ, तो हमसे यही कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन C1 टू C2 बताइए क्या होगा। अब यहाँ से अगर देखना होगा तो मेरे मित्र थोड़ा ध्यान से देखना, ये 90 के सामने कर्ण है और ये हमारा लंब है, 169 और माइनस में 36, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो 133। और यदि हम इसको निकालेंगे तो कर्ण 225 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो मित्र मेरे ये हमारा क्या हो जाएगा, 189, ठीक है। तो ये हमारा 133 इतना दूर और ये हमारा 189, दोनों को जोड़ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आएगा √133 और मेरे दोस्त 189। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, MD सजदुल इस्लाम, हम उसको चेक कर लेंगे मेरे दोस्त, कौन सा टॉपिक है जो आपके बैच में नहीं है, करा मैंने सब दिया है।
जो नहीं होगा उसको हम पूरा करने की पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब देखो मेरे दोस्त क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है, उनका HCF 11 है, तो उनका मेरे दोस्त लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? आपको पता होगा कि LCM इंटू SCF बराबर फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि LCM हमारे पास तो नहीं पता, SCF 11 है और दोनों का गुणनफल 726 है। 11 छके 66, 11 छके 66, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान था ये। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, आओ इस पर थोड़ा काम करते हैं। मित्र मेरे यहाँ पर है क्या, 10² + 10⁴ ऑप्शन में से कौन सा होगा? अब इन दोनों में से इतना तो श्योर है मेरे दोस्त कि 10² थीटा कॉमन आ रहा है और ये हमारा 1 और यहाँ से हमारा 10² बच रहा है। आप कहोगे हाँ बदलना सेक में है ना, लो इस 10² को लिख सकते हो ना, sec² थीटा -1। आप कहोगे हाँ, 1 + 10² क्या हो जाएगा हमारा, sec² हो जाएगा। sec² इंटू sec², यहाँ sec की पावर 4 थीटा होगा, sec² -1 ये हमारा sec² थीटा होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा होगा, बी नंबर। हमें उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसको ध्यान से मेरे दोस्त देखो, ये क्या है, x/y y/x बराबर 1 है, तो जैसे ही हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना, ये हमारा x², ये हमारा y² और मेरे दोस्त बराबर ये हमारा xy हो गया। ठीक है, सॉरी बराबर में 1 है, तो मेरे दोस्त यहाँ से x² y² और बराबर ये हमारा xy हो जाएगा। हाँ या ना? आप कहोगे हाँ सर। अब ज़्यादा कुछ सोचो मत, बस इसका कंसेप्ट लिखो। तुझे पता है कि ये AQ + BQ बराबर A + B और इंटू A² + B² और प्लस मेरे दोस्त क्या होगा, AB हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं x + y का मान कितना, तो x + y का मान कुछ भी रहे, जैसे मान लो कि 2 है, x² y² ये हमारा xy है, देखो इतना बराबर xy है और मेरे दोस्त माइनस में हमारा xy है। अब सेम चीज़ में सेम चीज़ घट ही जाएगा, तो आंसर कितने हो जाएंगे, ये मेरे दोस्त हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ध्यान से मेरे दोस्त इसको देखो। ठीक है, चलो तो मेरे दोस्त आज यहाँ पर मैं 21 क्वेश्चन ही बुक का रखता हूँ, क्योंकि आज मैंने 1 घंटे लेट क्लास स्टार्ट किया है, फिर भी मैंने तकरीबन 50 के आसपास क्वेश्चन आपका सॉल्व किया है। तो 50 क्वेश्चन आज सॉल्व किया है, कल मेरे दोस्त आपका 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व होगा। एग्जैक्ट हम 10 बजे हमारी मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से आप लोग अपना काम करते रहें। मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।